हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। मैं ओम प्रकाश कटियार। आज हम मूल विधि के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे जी, जो कि अपने आने वाले यूपीएसआई एग्जाम में 40 नंबर के क्वेश्चंस उसमें आएंगे, जिसमें से लगभग आधी मूल विधि आएगी और आधे में संविधान और करंट अफेयर आएगा। तो इसलिए 20 नंबर को तैयार करने के लिए आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की किस धारा से संबंधित है? मतलब विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, ये भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वर्णित किया गया? आपके ऑप्शन है धारा 95, धारा 89, धारा 94 और धारा 93। अपना सही आंसर कमेंट करते जाइए। और अगर आप ये प्लेलिस्ट देख कर जाते हैं तो इनसे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, तो इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी धारा है जिसमें ये बताया गया कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 95। ये ऑप्शन सही है। धारा 95 में बताया गया कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा राजद्रोह को परिभाषित करती है? आपके ऑप्शन दिए कि धारा 122, धारा 123, धारा 124 और धारा 124 खा। तो बताइए कौन सी ऐसी धारा है जिसमें राजद्रोह को परिभाषित किया गया है? तो अपना सही आंसर कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 124 का। धारा 124 का जो होती है उसमें बताया गया कि राजद्रोह अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे किस प्रकार परिभाषित किया जाएगा कि उसने राजद्रोह किया है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना थर्ड क्वेश्चन है आज का, गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड मुलतवी किया जाना है तो वह किस धारा के तहत किया जाएगा? धारा 412, धारा 414, धारा 416 और धारा 418। तो बताइए किस धारा के अंतर्गत ये तय किया जाएगा कि उस गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड दिया जाए या नहीं? तो ये तय किया जाएगा धारा 416 के तहत। तो इसलिए आपको याद रखना कि धारा 416 किससे संबंधित है? गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड देने से संबंधित, क्योंकि उसके साथ एक व्यक्ति को मारने से आप दूसरे व्यक्ति का भी जीवन समाप्त कर रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा बड़ा ही सीरियस और विवादों से घिरा रहता है। तो ज़्यादातर गर्भवती स्त्रियों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अपना फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ हस्तक्षेप का दंड किस धारा के तहत दिया गया है? धारा 60, धारा 63, धारा 65 या धारा 67। अगर आप किसी के कंप्यूटर स्रोत, किसी का कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं और उसके दस्तावेजों में इधर कोई चीज़ इधर उधर कर देते हैं या उसके डॉक्यूमेंट्स को चुरा लेते हैं, तो किस धारा में वर्णित किया गया है? क्योंकि डिजिटल ज़माना है तो आजकल ज़्यादातर चीज़ें ये चोरियाँ डिजिटल हो गई हैं। तो बताइए कि धारा के अंतर्गत ये वर्णित किया गया है कि अगर आप किसी के कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज में हस्तक्षेप करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। तो ये है धारा 65 के तहत। धारा 65 में यह बताया गया है कि अगर आप किसी कंप्यूटर स्रोत के दस्तावेज को हस्तक्षेप करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, विद्रोह के दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्रोह होने पर अभियुक्त को अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है? मृत्युदंड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास, या 10 वर्ष का कारावास, या 7 वर्ष का कारावास। तो बताइए कि अगर किसी व्यक्ति ने विद्रोह किया है और उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो भी गया है तो जिस व्यक्ति के कारण विद्रोह हुआ है उस पर कितना अधिकतम दंड दिया जा सकता है? न्यूनतम की बात नहीं, अधिकतम कितना दिया जा सकता है? तो उसे दिया जा सकता है, सही आंसर है मृत्युदंड। क्योंकि जब वो व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो उसे और इससे ज़्यादा क्या दिया जा सकता है? चलिए ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो समाप्त होने के बाद 1 से 2 दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना 6 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों के समक्ष संरक्षण को किस संविधान से लिया गया? तो आपको ये चार ऑप्शन दिए गए आपने, ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिकी संविधान से, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो अपना सही आंसर बताइए कि पहली बात तो आर्टिकल 14 एक क्वेश्चन है कि विधियों के समक्ष इसमें संरक्षण को वर्णित किया गया। अब ये लिया कहाँ से गया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिकन संविधान से लिया गया कि विधियों के समक्ष समानता। चलिए इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th क्वेश्चन है अपना, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 129 में कितने प्रकार की जोतदारी वर्णित की गई है?
तो आपके ऑप्शन है 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की। तो अपना सही आंसर बताइए कि धारा 129 में जमींदारी पहले होती थी, उसका विनाश किया गया और भूमि को बांटने की व्यवस्था की गई। तो उसमें कितने प्रकार की जोतदारी दी गई थी? ये दी गई थी 4 प्रकार की। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 4 प्रकार की जोतदारी की व्यवस्था दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो का एवरी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है, इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए। आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सकती है, अर्थात कम कर सकती है? अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दे दिया है, अब वो कहाँ अप्लाई कर सकता है? गवर्नमेंट के पास, कि मेरी सज़ा कम कर दी जाए या मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो कितने न्यूनतम वर्ष उसकी सज़ा को कम कर सकती है? तो आपके ऑप्शन है 20 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष या 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। अगर किसी को मृत्युदंड या वो आजीवन कारावास दिया गया है तो उसकी सजा कम करके सरकार उसे 14 वर्ष तक कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है अपना, संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को कौन से अधिकार प्राप्त हैं? संक्रमणी, स्थायी, वंशानुगामी या ये सभी? तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि संक्राम अधिकार वाले भूमिधर व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपके पिताजी के पास कोई खेती है तो उसके उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? संक्रमणी मतलब वो किसी को भी दे सकते हैं और उनकी स्थायी भी है वो खेती, और वंशानुगामी अगर वो किसी को नहीं देते हैं तो वंशानुगत चलती रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। तो संक्राम अधिकार वाले भूमिधर को ये सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना 10वां क्वेश्चन है आज का, सूचना का अधिकार किसको प्राप्त होगा? अपने ऑप्शन है सभी नागरिकों को, या बाहरी नागरिकों को, या सरकारी कर्मचारियों को, या ग्रामीण नागरिकों को। तो बताइए सूचना का अधिकार, ये जो भी वर्ड मिसप्रिंट हैं ये पीडीएफ में बिल्कुल सही मिलेंगे आपको। तो सूचना का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है अपना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों को नियुक्ति का अधिकार धारा 2 के अनुसार किसको दिया गया है? तो अगर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाया गया और उसके लिए जजों की नियुक्ति करनी है तो उसका अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को है, या दोनों को है, या इनमें से कोई नहीं है? तो अपना सही आंसर कमेंट करते जाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार भी ये कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है। तो ये दोनों का मसला है। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक करते जाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। गोपनीयता और एकांतता को भंग करने के लिए दंड किस धारा में वर्णित किया गया? अगर आप किसी की प्राइवेसी को भंग करते हैं तो आपको सजा मिल सकती है। तो उसका ऑप्शन आप बताइए किस धारा में वर्णित किया गया? धारा 62 में, धारा 73 में, धारा 74 में, या धारा 76 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 73 के तहत आप सजा के हकदार होंगे अगर आप किसी की गोपनीयता को भंग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है अपना, किस सीमा के तहत किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है? कि कितने समय तक किसी व्यक्ति को सब समाज इत्यादि से काट कर अलग रखा जा सकता है, क्योंकि उसने कोई ना कोई अपराध जरूर किया होगा। तो आपके ऑप्शन है 1 माह तक रख सकते हैं, 3 माह तक रख सकते हैं, या 6 माह तक, या 10 माह तक। तो अपने आंसर कमेंट करिए कि किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में कितने दिनों तक रखा जा सकता है। तो उसका सही आंसर है 3 माह तक आप उसे एकांत परिरोध में रख सकते हैं। फिर और आगे भी उसका बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद आपको न्यायालय से अनुमति लेनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय अखंडता का प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्राख्यान का किस धारा के तहत दंडनीय माना गया है? कि राष्ट्रीय अखंडता पर आप कोई बुरा प्रभाव डालते हैं या कि कोई ऐसी बात फैला देते हैं जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो, तो वो किस धारा में दंडनीय माना जाएगा? धारा 153 का के तहत, धारा 153 खा के तहत, या धारा 154 के तहत, या धारा 155 के तहत? तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि किस धारा के तहत आप दंड के अपराधी होंगे अगर आप राष्ट्रीय अखंडता पर लांछन लगाते हैं या कोई ऐसी बात कहते हैं कि हम देश को तोड़ देंगे। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 153 खा के तहत आप दंड के अधिकारी होंगे अगर आप राष्ट्रीय एकता पर लांछन या प्राख्यान करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छत्रधारी कानून किसे कहते हैं?
तो आपको बताना है इन सभी ऑप्शंस में से राष्ट्रीय हरित अभिकरण अधिनियम 2010, जैव विविधता अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या वन संरक्षण अधिनियम 1927, इनमें से जो ये अधिनियम बनाए गए उनमें से किस अधिनियम को छत्रधारी कानून कहते हैं, ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। तो इससे आपको दो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। पहला ये छत्रधारी कानून कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को, और दूसरा ये कि ये 1986 में लाया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोनों इस क्वेश्चन को आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है अपना, भारत का संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो आपके ऑप्शन दिए गए, ये संविधान का क्वेश्चन है। साइमन आयोग के प्रस्ताव से, या क्रिप्स प्रस्ताव से, या माउंटबेटन योजना से, या कैबिनेट मिशन योजना से? तो बताइए ऐसा कौन सी योजना थी जिसके तहत भारत के संविधान सभा का गठन हुआ था? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और कम से कम हजारों बार तो एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, तो इसलिए पॉलिटी का क्वेश्चन है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे भारत के संविधान सभा का गठन हुआ था। और हम लोगों को अपने संविधान का कैसे गठन हुआ था या कैसे बना था, इन सभी प्रोसेस के बारे में पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 क्वेश्चन है अपना, लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना जरूरी है? कि लोकसभा की बैठक हो रही है अगर किसी मुद्दे पर, तो उस लोकसभा में कितने लोग उपस्थित होंगे तभी वह लोकसभा की बैठक सुचारू रूप से चलेगी। 50 सदस्य, या कुल सदस्य संख्या का 1/4 लोग, या सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, या 100 सदस्य? तो आपने सही आंसर बताइए कि इनमें से क्या कितने सदस्य होने चाहिए जो लोकसभा की बैठक सुचारू रूप से चल सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग जो होता है, जब तक वो उपस्थित नहीं होगा तब तक अपना लोकसभा कार्य नहीं करेगी। और इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अपना आंसर कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों को पता है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो इसका सही आंसर है 552 सदस्य होने चाहिए, हो सकते हैं अधिकतम। लेकिन एक और क्वेश्चन इससे जुड़ा होता है कि कितने सदस्य वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 545। लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है? 545। और अगर लोकसभा की बैठक चलानी है तो कम से कम 1/10 भाग होना चाहिए किनका? इन उपस्थित सदस्यों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप अब कभी गलत नहीं करेंगे, और इनसे जुड़े जो फैक्ट बताए हैं वो भी मोस्ट आईएमपी हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? सरकारिया आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, विधि आयोग ने, या ठक्कर आयोग ने? तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि इनमें से किस आयोग ने ये सुझाव दिया था कि लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति करनी चाहिए, और प्रत्येक राज्य में लोकपाल और लोकायुक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये कहा था कि प्रत्येक राज्य में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है अपना, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध और समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शन है ब्लैकस्टोन, केनी ने, स्टीफन ने, या ऑस्टिन ने? ये सभी जो कोई सिद्धांत देते हैं तो स्कॉलर लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं। तो इनमें से किसका विचार है कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि के द्वारा निषिद्ध और समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल होता है? तो इनमें से किसने ये बात कही थी? इसका सही आंसर है स्टीफन ने ये बात कही थी कि अपराध आप करेंगे तो पहली बात तो कानून के विरुद्ध होगा, और दूसरी बात समाज के नैतिक मनोभावों के विरुद्ध होगा। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। धमकी के तहत किए गए कार्य का बचाव अपराधों में से उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं। अगर आप धमकी के तहत निम्न कार्य करेंगे तो आप अपराधों से बच नहीं सकते। उसका ऑप्शन है हत्या, या राज्य के विरुद्ध अपराध जो मृत्युदंड से दंडनीय है, या दोनों, या हत्या का दुष्प्रेरण। निम्न में से ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए आप धमकी देते हैं और उस कार्य के बचाव के लिए आपको अपराधों में कोई छूट नहीं मिलेगी? तो उसका सही आंसर है हत्या और राज्य के विरुद्ध अपराध जो मृत्युदंड से दंडनीय है। तो आ और ए और बी ऑप्शन जो है
ये हत्या और राज्य के विरुद्ध अपराध जो मृत्यु दंड से दंडनीय है, इनके तहत आपको कोई भी अपराध में छूट नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन करना किस धारा के तहत दंडनीय है? अगर आप धर्म के आधार पर किन्हीं दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करेंगे तो आपको किस धारा के तहत दंड दिया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन बताइए, धारा 151, धारा 153, धारा 153 का या धारा 152 का। तो अपना सही आंसर बताइए, कमेंट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 153 का के तहत अगर आप दो समुदायों के बीच शत्रुता पैदा करने का कार्य करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था अपना ये, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर एक साथ आपको नीचे दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने सुझाव को कमेंट करिए कि मैं इस वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिलती है। और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिए। थैंक यू।